नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताने वाले हैं कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज एग्री मार्केट से जुड़ी हुई 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर क्या होगा यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहाँ पर इंट्राडे में आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं, एसएमसी कॉम्ट्रेड की कॉल है नेचुरल गैस और 207 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 211 का टारगेट होगा, 205 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, कॉपर में 362 रुपये का स्तर बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा। 372 का टारगेट होगा और 357 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं सिल्वर में आप 38,800 के भाव पर बिकवाली करिए। 38,300 रुपये का टारगेट होगा, लेकिन 39,100 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 6 हफ्ते के निचले स्तर के करीब है, क्योंकि फेड की जो बैठक हुई उस बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ, यानी ब्याज दरों को अभी नहीं बढ़ाया गया है, स्थिर रखा गया है। जून की जो बैठक होगी फेड की, उसमें ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। और फेड के इस फैसले के बाद डॉलर मजबूत हुआ, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुलियन पर दिखा है, बल्कि एमसीएक्स पर भी आज गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉम्ट्रेड की, साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वंदना, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड में जो गिरावट आई है फेड के फैसले के बाद, ये गिरावट अभी कुछ और बढ़ेगी? अभी लग रहा है मृत्युंजय की थोड़ी सी यहाँ पे और बढ़ सकती है। हालांकि मुझे शार्प फॉल की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि 28,100 28,000 के रेंज में एक बार रीबाउंड आना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि जून और सितंबर में रेट हाइक हो सकते हैं, उसकी वजह से हम लोग देख रहे थे कि जो एक कह सकते सपोर्ट था 28,400 का यहाँ पे एमसीएक्स में, वो भी उसने तोड़ा। और मुझे लग रहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो $1,235 से $1,230 तक का जो भाव है वो हम आते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो फॉल है थोड़ा और शार्प हो सकता है, लेकिन 28,000 से लेके 28,100 तक का जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन, इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है वो साबित हो सकता है गोल्ड के लिए। तो मेरे ख्याल से गिरावट है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है। ओके, ठीक है। तो आपके मुताबिक आप कह रही हैं कि गिरावट है, लेकिन गिरावट लिमिटेड है। प्रथमेश माल्या, आपका व्यू क्या होगा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? क्या आपको लगता है कि गोल्ड में अभी दबाव अभी बढ़ने वाला है और आपके हिसाब से भी गोल्ड में बिक्वाली करके चलना बेहतर रहेगा? हाँ जी, मैं समझता हूँ कि ट्रेंड के हिसाब से चलना बेहतर है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में भी दबाव अभी भी जारी रहेगा। 28,200 28,100 जो वंदना कह रहे थे, मैं भी समझता हूँ कि यहाँ पे आके सीमित हो सकता है गोल्ड में, और वैसे सिल्वर में पॉसिबल और 400-600 रुपये का फॉल हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो नेक्स्ट रिस्क दिखता है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का जो आउटकम है सेकेंड रन का, उसकी तरफ ही है। अदरवाइज सारे रिस्क सबसाइड हो चुके हैं और इसी के लिए आपको सेफ हेवन भी करेक्शन दिख रहा है और सारा रिस्क एसेट्स में भी करेक्शन दिख रहा है। जो नियर टर्म की स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल साइड की रहेगी। गोल्ड में 28,200 28,100 पॉसिबल है, और वैसे सिल्वर में ऊपर के भाव में आता है तो बेचना चाहिए। नीचे के करीब 38,200 38,100 का भाव आपको वापस सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ओके, वंदना भारती, सिल्वर के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? क्या आपको लगता है कि चांदी में, चूंकि गोल्ड में दबाव है, लेकिन चांदी में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि कुछ तेजी का माहौल था, आज भले ही मार्केट दबाव में है, क्या चांदी में भी आज बिकवाली की ही सलाह होगी आपकी? मृत्युंजय, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं लग रहा है मुझे। और एक चीज़ है कि चाहे आप गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ले लें मृत्युंजय, यहाँ पे 3 हफ्ते से लगातार फॉल आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे वेडिंग सीजन का डिमांड है, या जो लोअर लेवल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे आया, तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल डिमांड चाहे वो चांदी में हो या गोल्ड में हो, यहाँ पे बढ़ सकती है। तो यहाँ से एक हल्का बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते। तो मुझे चांदी में लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी आनी देनी चाहिए और
थोड़ा सा अगर प्राइसेस अगर 38,600 से ऊपर अगर ट्रेड होता है कंफर्टेबली तो एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से थोड़ी सी बाइंग आ सकती है और 36,100 तक का टारगेट रखना होगा यहाँ पे, 39,100 तक का। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना होगा, वो होगा 38,400 का। ओके, अब बात कर लेते हैं क्रूड की, और क्रूड कीमतें भी दबाव में हैं क्योंकि अमेरिका में जो क्रूड स्टॉक के आंकड़े आए हैं उसमें अनुमान से कम यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं, जो बाज़ार का अनुमान था क्रूड स्टॉक का उसके मुकाबले कम स्टॉक गिरा है और उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है। पिछले हफ्ते 9,03,000 बैरल स्टॉक कम हुआ है, जबकि बाज़ार का अनुमान 23 लाख बैरल स्टॉक घटने का था। तो ऐसे में प्रथमेश, क्रूड पर क्या कमेंट होगा आपका? क्रूड में आप किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? क्रूड में भी जो एडवाइस रहेगी वो सेल साइड में ही बनी रहेगी, और क्रूड में आपको 3090 के आसपास अभी आता है तो सेल करके चलना चाहिए, और 3140 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 3030 और 3000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि क्रूड में जो वीकनेस है अभी भी जारी रहेगी जब तक इन्वेंट्रीज कंसिस्टेंटली डिक्लाइन नहीं होती, तो तब तक मैं ये क्रूड में यहाँ पर रिवर्सल नहीं देख रहा हूँ। हालांकि जो ड्राइविंग सीजन है वो एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा, और इसी के बेसिस पे गैसोलीन की डिमांड कैसे होती है ये पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर ही यहाँ से क्रूड में रिवर्सल दिखता है। अदरवाइज क्रूड में वीकनेस का ही ध्यान रहेगा नियर टर्म के लिए। ओके, वंदना भारती, आपका टेक्निकल चार्ट क्रूड को लेकर इंट्राडे में क्या कहता है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है, मैं यहाँ पे एग्री कर रही हूँ प्रथमेश से। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ जा सकते हैं, और कल के डेटा पे भी डिपेंड करता है, आज और कल के डेटा पे। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 3,000 से 3,010 तक के लेवल तक के लिए जाने चाहिए नीचे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 3100 का स्टॉप लॉस होगा। साथ में ये कंसर्न ये है कि गैसोलीन की इन्वेंट्री और क्रूड की इन्वेंट्री तो है, लेकिन लगातार 11 हफ्ते यूएस में जो क्रूड प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, जो कि ड्राइविंग सीजन हो या आने वाला टाइम जब हरिकेन का टाइम आता है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा सुपरसीड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ही रहने चाहिए, और 3,000 तक का लेवल जो है वो क्रूड इस बार टच कर सकता है। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर प्रथमेश मालिया, आपका कमेंट क्या होगा? एनजी में आज किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? देखिए, एनजी में मैं एडवाइस करूंगा कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये वीकनेस ही है और ये वीकनेस जारी रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वापस 195 के भाव पे आ सकता है। तो कोई भी राइज मिलता है आपको 210 के आसपास तो सेलिंग स्ट्रेटेजी बनेगी। 214 का स्टॉप रहेगा। नीचे में आपको 200 का टारगेट्स वापस लिखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। ओके, वंदना भारती, मेटल मार्केट को लेकर के आपका ओवरऑल व्यू क्या है? कल मेटल मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन क्या इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए? मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बाइंग यहाँ पे आ सकती है। काफ़ी दिनों से बाइंग मतलब सेलिंग साइड में है लोग और करेक्शन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होनी चाहिए। कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 372, ये इंट्राडे का टारगेट नहीं है, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन मुझे लग रहा है कि इस लेवल के लिए लग जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 372 तक का जो भाव है वो हम यहाँ पे कॉपर में आते हुए देख सकते हैं। अगर निकल की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 612 रुपये तक के लिए यहाँ पे निकल में भी ट्रेड करके चलना चाहिए। और अगर लेड और जिंक की बात की जाए कंपैरेटिवली, मुझे लेड बेटर लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि लेड में एक बार 143.5 से 143 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो मोर ओवर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाय साइड में ही रहेगा। और सिर्फ मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम, जिसका कि कोरिलेशन जो है वो क्रूड से थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा वीक रह सकता है, और प्राइसेस जो है हो सकता है कि 1 रुपये के करीब टूट सकते हैं। ओके, प्रथमेश मालिया, आपकी टॉपिक पूरे मेटल पैक में इंट्राडे के लिए क्या होगी? देखिए, वैसे तो एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप कॉपर ही सबसे बेस्ट पिक करें। एडवाइस रहेगा अगर सेल ऊपर उछाल आता है तो 365 के आसपास सेल करना चाहिए, और 369 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में आपको 358 के टारगेट्स रहेंगे। बट एंटायर बेस मेटल पैक में मैं समझता हूँ कि एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग है, जो आप बाय साइड में रह सकते हो। बाकी सारे बेस मेटल्स में आपको दबाव ही रहेगा। और वैसे फेमस कोट है यहाँ पे, सेल इन मे एंड गो अवे, और मैं समझता हूँ कि बेस मेटल्स में वीकनेस जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी जारी रहेगी। ठीक है। करेंसी मार्केट के ऊपर प्रथमेश मालिया, आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि फेड के फैसले के बाद डॉलर मजबूत हुआ है, तो ऐसे में अब आप रुपए के ऊपर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, और आज के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपका आउटलुक रुपए के ऊपर क्या होगा?
देखिए, मैं समझता हूँ कि रुपी में अप्रिसिएशन जो ट्रेंड है वो 63.3 के आसपास आके वहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए और फिर वापस ये रुख जो है वो बदल सकता है। हालांकि इंटरनेशनल फैक्टर्स यहाँ पे डोमिनेंस में रहेंगे। अभी जो रुख है अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, अप्रिसिएशन का मूड है वो रहेगा, भले ही डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हुआ हो। मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फैक्टर्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ही ड्राइव करेंगे यहाँ से करेंसी का रुख। इमीडिएट नियर टर्म जो है वो 63.3 आप इंडियन मार्केट्स के लिए चल सकते हो करेंसी की बात करें। ओके, ठीक है। चलिए, वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एग्री मार्केट में आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। एग्री मार्केट से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले नज़र मिड डे मार्केट की 3 हॉट कॉल पर। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग पर ट्राई के सेमिनार में। जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका बोल रहे हैं। A special mention to Mr. Gupta and his team from TRAI for putting such a thoughtful event to discuss the future of digital broadcasting in India. The term digital broadcasting has evolved beyond our imaginations, from its traditional definition of one which uses digital signals. If you really think of it, with the rising dependency of broadcasting on digital mediums and social platforms, the definition of this term demands a change for sure. There are some critical players in this dynasty of digital broadcasting which I would like to touch upon this morning. While we are all aware about the paradigm shift observed in the viewing patterns, where an appointment viewing is now moving to time shift on-demand viewing, the epicenter still remains the same, which is content. The thirst for rich and engaging content will continue, irrespective of any alteration in the viewing patterns or technology advancements for that matter. The expectations from the viewers are rising by the day, and it is vital for content creators like us to live up to the same. With the advent of digitization, the required level of transparency, quality, and accountability have risen to a new level altogether, making the ecosystem more productive and precise in nature. The rollout of CM across a diverse market like India surely had its own challenges, but the implementation of the same has certainly resulted in strong positive wave across the industry. Broadcasting certainly has got a new dimension in the evolved ecosystem. In this environment, it is essential to widen our imagination while we plan to deliver content to our viewers. These days, a content idea cannot be conceived keeping a single screen in mind. One has to focus on all platforms which the viewer uses and needs to aim at creating a synergistic experience. Social and digital surround is a hygiene point these days to ensure an enhanced reach and engagement to your content. While the viewers now having multiple choices in terms of platforms, be it connected televisions, smartphones, tablets, or even social videos, the creation of content should consider the relevance factor of all of these. At Z, we no longer term ourselves as broadcasters, but as content creators. Our focus is to create rich and engaging content irrespective of the platform or screen which the viewer intends to consume. With the rapidly changing market dynamics, the year 2020 to me seems to be a year of complete convergence. By then, assuming the fact that the internet penetration and mainly its consistent strength across the nation will be established, dependence of television on social and digital platforms will be at its peak. I can clearly visualize a viewer in 2020 who is experiencing and enjoying content back home, but is virtually connected with a social network across the globe, sharing instant feedback and reactions. Presentations and search of content on television as a medium will be evolved by many folds by 2020. Aspects like content discovery optimization will play a huge role, wherein content will be showcased on television based on the viewer's preference
past viewing history, and factors like time of day, season of the year, etc., etc. Viewers are already showing strong signs of paradigm shift from appointment viewing to on-demand viewing. While television certainly still remains to be at the epicenter of family viewing, personal devices with wider screen and reach and richer bandwidth have empowered the viewer manifold. Irrespective of whether the feed is beaming in through a DTH operator, over-the-top box, or through a stream from a given app, television as a main screen for family entertainment will continue to reign. But that said, the power of portable devices with rich media features cannot be underestimated. In fact, the seamless delivery and exchange of content within devices is where the beauty lies. The monologue pattern of delivering content without seeking an instant response and feedback needs to evolve and graduate to a dialogue, wherein a circular relationship with the viewer is established. It will be critical to absorb the feedback instantly while delivering the content, customizing the viewing experience to its core. To summarize my points, I would say that one thing is for sure, that we are rapidly progressing towards an environment which is less of content viewing restrictions and more of content integrations across platforms. While the platforms and screens will play a huge role in the ecosystem, the viewing and content both will continue to reign. Thank you very much. Have a good day.